पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दोबारा कप्तान बनते ही बाबर आजम की किस्मत जाग उठी है, या यूं कहा जाए कि बाबर आजम की एक दफा फिर से लॉटरी लग गई है। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की जो वापसी हुई है, इस वापसी को दुनिया क्रिकेट के जो बड़े बड़े पंडित हैं वो बाबर आजम के साथ मुंसलिक करते हुए इस वक्त ये कह रहे हैं कि वो बाबर आजम जो 2021 में पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप नहीं जितवा पाए थे एज अ कैप्टन, 2022 में पाकिस्तान फाइनल जो ऑब्स्टिकल थी उसको क्रॉस नहीं कर पाया था क्योंकि फाइनल के अंदर पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों शिकस्त हुई थी। तो अब जो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े पंडित हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने अपनी रिटायरमेंट वापस ली है और अब ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन का सीधा सीधा मतलब यह है कि बाबर आजम एज अ कैप्टन इस दफा ट्रॉफी उठाने के जो दावेदार कप्तान होंगे उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर वाला जो नंबर है उसके ऊपर पहुंच चुके हैं। वो किस तरह से, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो पहला टी20 मैच 18 अप्रैल को खेला जाना है रावलपिंडी में, इस मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 किन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हो सकती है और कौन कौन से नाम जो हैं वो इस मैच से बाहर हो सकते हैं, पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन को ट्राई आउट कर सकता है और पाकिस्तान के जीतने के चांसेस कितने होंगे, ये जनाब आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले तीन छोटी छोटी अपडेट्स हैं जो आपके सामने रख देता हूं। एक एहसानुल्लाह जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं और जब 2023 के पाकिस्तान सुपर लीग सीजन में इनकी आमद हुई थी तो उसके दौरान इनका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जो भारत में खेला जाना था उसमें रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और वहां पर भारत के खिलाफ ये 5 विकेटें हासिल करने की जो ख्वाब है वो देखते हैं। तो भारतीय मीडिया इसके ऊपर बड़ा नाराज हुआ था, लेकिन जिस तरह से इन्होंने पीएसएल के अंदर परफॉर्मेंस दी उसके बाद जो 2 सीरीज इन्होंने खेली वहां पर अपनी तेज रफ्तारी और गुड लेंथ से बॉल को जो उछाल ये देते थे उसके थ्रू इन्होंने बैट्समैन जो हैं उनको ड्रा कर रख दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हुए और इनकी इंजरी एक जो मसला फीसा गौरस है वो बनकर रह गई और बाद में मुख्तलिफ सोर्सेज के थ्रू, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के थ्रू ये चीज़ सामने आई कि इनकी जो इंजरी है उसकी तशखीस ही गलत की गई थी और इनकी एक सर्जरी हुई थी। लेकिन बाद में अभी लेटेस्ट दिनों की बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल पैनल है उन्होंने ये अपडेट दी थी कि इनका जो इंजरी की गलत तशखीस की खबरें आ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन डीप इनसाइड कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी बिना पर ये शक व शुबा का इजहार किया गया कि इनके साथ जो ज्यादती है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बरती और फिर मुल्तान सुल्तान की जानिब से, चूंकि इन्होंने पीएसएल सीजन 8 खेला था, सीजन 9 में भी इनको रिटेन किया गया था और जो मेडिकल पैनल मुल्तान सुल्तान ने हायर किया था उन्होंने इनका चेकअप किया। बाद में इनका वीजा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगवा कर दिया और ये कहा गया कि जो मुल्तान सुल्तान हैं वो इनके एक्सपेंस बियर करेंगे। लेकिन आज ये खबर आई है कि यूके के जो सबसे अच्छे जनाब डॉक्टर हैं प्रोफेसर एडम वर्ट्स, उनके साथ इनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। पीर को इनका जो चेकअप है वो करेंगे, यानी कि कल और आज ये पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूंकि पेरेंट बॉडी है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके एक्सपेंसेस जो है वो बियर करेगा। और प्रोफेसर एडम वर्ट्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये हैंड, रिस्ट और एल्बो और शोल्डर के सबसे बेहतरीन सर्जन के तौर पर जाने जाते हैं और ये स्पोर्ट्स इंजरीज में काफी ज्यादा महारत जो है वो रखते हैं। इसके बाद जो दूसरी अपडेट है वो चूंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है तो जेम्स नीशम जो पहले भी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साथ टूर कर चुके हैं पाकिस्तान का और फिर पीएसएल भी ये पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल चुके हैं, तो इन्होंने एक पोस्ट की और इस पोस्ट के ऊपर लिखा कि ईयरली विजिट के लिए जनाब हम पाकिस्तान जो है वो आ चुके हैं। और फिर उसके बाद ये कहा गया कि शायद जेम्स नीशम जो हैं वो ये भूल रहे हैं कि अगले साल इन्हीं दिनों में अगेन जो जेम्स नीशम है वो पाकिस्तान के अंदर होंगे और फिर इसको मुंसलिक किया जा रहा है जिस तरह से गर्मियों की छुट्टियां हों तो बच्चे अपने ननिहाल जाते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि अब जेम्स नीशम का जो ननिहाल है वो शायद पाकिस्तान बन चुका है। इसके बाद बाबर आजम के हवाले से एक छोटी सी अपडेट है कि इस सीरीज के आगाज से पहले ही
जो स्क्वाड न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भेजा है उसके ऊपर कुछ लोग तो ये राय दे रहे थे कि ये बी सी स्क्वाड है। मेरा खुद का ये अब पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये सी स्क्वाड है, बी स्क्वाड भी मैं इसको कंसीडर नहीं करता। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि अब बाबर आजम का बल्ला जो है वो रन उगलेगा, और उनके जवाब पर मेरे पास जवाब ये है कि भाईजान जब पाकिस्तान जनवरी के अंदर न्यूजीलैंड खेलकर आया था तो उस वक्त न्यूजीलैंड की जो ए बॉलिंग लाइनअप थी वो बाबर आजम का मुकाबला करी थी, और बाबर आजम ने वहां पर 350 जो हैं वो पहले 3 T20 मैचेस के अंदर स्कोर की थी। तो बाबर आजम के लिए चाहे सी टीम आ जाए या चाहे ए प्लस कैटेगरी के बॉलर्स आ जाए, बाबर आजम को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस सीरीज में चूंकि बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल हल्की है तो बाबर आजम के पास चांस है कि जनाब जो 5 T20 मैचेस हैं इन 5 मैचेस में अगर वो 199 रन स्कोर कर लेते हैं तो देन T20 इंटरनेशनल मैचेस में 2024 में जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बैट्समैन है वो बाबर आजम बन जाएगा। जबकि इस वक्त अगर देखा जाए तो जापान के कैडुवाकी फ्लेमिंग 411 रन बनाकर नंबर 1 पोजीशन पर हैं, जबकि सऊदी अरेबिया के अब्दुल वहीद जो हैं उन्होंने 355 रन स्कोर कर रखे हैं। जबकि फिन एलन जो बड़ी टीमें हैं उनमें से फिन एलन जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 337 गालिबन रन जो हैं वो स्कोर किए थे जनवरी में, तो वो टॉप पोजीशन पर हैं, और बाबर आजम के 213 रन हैं। तो बाबर आजम 199 रन मजीद कर लें तो वो जनाब लीडिंग रन स्कोरर जो हैं वो 2024 के T20 इंटरनेशनल मैचेस के अंदर बन जाएंगे। जबकि अगर ओवरऑल T20 मैचेस की बात की जाए 2024 में जो 4 माह में अभी तक खेले गए हैं तो उनमें बाबर आजम वाहिद बैट्समैन है जो मोर देन 1000 रन जो हैं वो स्कोर कर चुके हैं। अब आते हैं बाबर आजम की जो मेन लॉटरी लगी है इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की वापसी से, वो क्या है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा माजी में लेकर जाऊंगा। एशिया कप 2023 शुरू होना था और उस वक्त भारतीय मीडिया या जो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े पंडित से वो ये दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान इज द मोस्ट फेवरेट टीम टू विन एशिया कप एंड लेटर ऑन पाकिस्तान विल विन वर्ल्ड कप। बट जो मैच पाकिस्तान ने 10 और 11 सितंबर को इंडिया के खिलाफ खेला, उससे पहले 2 सितंबर को एशिया कप के इनिशियल राउंड का पाकिस्तान ने मैच इंडिया के खिलाफ खेला था, और वहां पर पाकिस्तान का जो पेस बैटरी लाइनअप थी उन्होंने भारतीय बैट्समैनों की जो जनाब लाइन है वो लगाकर रख दी थी। 64 के ऊपर पहले 4 खिलाड़ी पकड़े, फिर एक पार्टनरशिप हार्दिक पांड्या और ईशान किशन के दरमियान लगी, लेकिन फिर जैसे ही फास्ट बॉलर्स की वापसी हुई तो ईशान किशन और हार्दिक पांड्या भी आउट हो गए, और 260 के ऊपर गालिबन जो ऑल टीम है वो भारत की आउट हो गई थी। लेकिन जब पाकिस्तान और भारत 10 और 11 सितंबर को एक दूसरे का आमना सामना करते हैं तो उसमें पहले दिन तकरीबन 24 ओवर्स जो हैं वो फेंके गए थे। 5 ओवर हारिस रऊफ ने फेंके थे, और जब अगले दिन मैच यहीं से रिज्यूम किया गया तो हारिस रऊफ के बारे में ये अपडेट आई कि वो इंजर्ड हो चुके हैं और वो मैच में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फिर जो आखिरी ओवर उस मैच का फेंक रहे थे नसीम शाह, तो उसकी इनिशियल जो बॉल थी उसके ऊपर नसीम शाह भी जनाब जो अपना कंधा है वो पकड़ कर ग्राउंड से बाहर चले गए, और वहां पर यह बात पता चली कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है उसको जनाब जो गंदी नजर है या बुरी नजर है वो लग चुकी है। तो उसके बाद पाकिस्तान श्रीलंका इंडिया से तो हार ही आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान को 356 रन जो थे वो इस मैच के अंदर लग गए, बट लेटर ऑन पाकिस्तान श्रीलंका से भी मैच हारा। उसके बाद पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाता है तो पाकिस्तान ने नसीम शाह को बहुत ज्यादा मिस किया, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी के साथ न्यू बॉल शेयर करने वाला जो बॉलर था वो उस तरह से कोई अवेलेबल ही नहीं था जिसका रोब हो, जिसका दबदबा हो, जिसको देखकर बैट्समैन जो हैं वो डरे। हसन अली थे या किसी मैच में जमान खान और इस तरह से हारिस रऊफ और वसीम जूनियर, इन सब को ट्राई आउट किया गया, लेकिन ये बेनिफिशियल नहीं था पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान अल्टीमेटली नसीम शाह को बहुत ज्यादा मिस करता है। फिर हारिस रऊफ डेथ ओवर्स के अंदर तो वर्ल्ड कप के अंदर भी बहुत कामयाब हुए, लेकिन इनिशियल ओवर्स में और जो मिडल ओवर्स थे उनके दरमियान हारिस रऊफ को भी फैंटी लगती रही। सो पाकिस्तान की क्रिकेट को यह कहा गया कि किसी की बुरी नजर लगी है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर लड़ाइयां भी हुई, लेकिन अब जिस तरह से इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है तो इसके बाद जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है जिसमें शाहीन शाह अफरीदी पहले से मौजूद है, नसीम शाह मौजूद है, हारिस रऊफ भी इंजर्ड है लेकिन इंजरी से रिकवर करेंगे, पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, और शादाब खान भी अब कहीं ना कहीं जो अपनी पुरानी फॉर्म है उसके अंदर वापस आते हुए नजर आ रहे हैं,
और अगर वो फुली या कंप्लीट बॉलर के तौर पर सामने नहीं आता है तो कम से कम एज अ बैट्समैन या एज अ बैटिंग ऑलराउंडर वो पाकिस्तान के लिए बॉलिंग में भी 1 से 2 ओवर जो हैं वो फेंक सकते हैं, जो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सो इस तरह से जो पाकिस्तान की इस वक्त बॉलिंग लाइनअप बन रही है और जो पाकिस्तान के पास अब हिटर आए हैं ये बड़े तगड़े आ गए हैं। इफ्तिखार, आजम खान, शादाब खान और इमाद वसीम, 4 पाकिस्तान के पास प्रॉपर पावर हिटर आ चुके हैं, जबकि बैट्समैनों की लड़ी पाकिस्तान के पास आ चुकी है और बॉलर्स अब पाकिस्तान के पास इंतहाई शानदार आ चुके हैं। प्लस इनमें से जो 3 नाम हैं, आजम, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, साइम अयूब को अभी मैंने एक्सक्लूड किया है, ये 3 नाम ऐसे हैं जिन्होंने जनाब जो सीपीएल कैरिबियन प्रीमियर लीग है उसके अंदर भी परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं। सो इस वजह से कहा जा रहा है कि बाबर आजम में बी द विनिंग कैप्टन दिस ईयर। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम और है, पाकिस्तान के पास ये खिलाड़ी वापस आए, उस्मान खान की एडिशन हुई और उस्मान खान के एडिशन के बाद अब पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम यह है कि मोहम्मद रिजवान उस तरह से प्लेइंग 11 के अंदर फिट होते हुए नजर नहीं आ रहे। सो पाकिस्तान को या तो ये सोचना पड़ेगा कि हमने जो सख्त फैसले हैं वो लेने हैं और उस सख्त फैसले की भेंट अगर जनाब आपका माजी का ओपनर जिसने आपके लिए सबसे ज्यादा रन किए हुए हैं वो भी चढ़ता है तो आप उसको बेंच के ऊपर बिठा दें। ये ना कहें कि हमने यारी दोस्ती निभानी है या यार ये लड़का पिछले 3 साल से परफॉर्म कर रहा था तो अब अचानक इसको कैसे बिठाए। अगर आप उस्मान खान को मौका दे रहे हैं और उस्मान खान परफॉर्म करता है तो ऑब्वियसली आपको उस्मान खान के साथ प्लेइंग 11 में जाना पड़ेगा, क्योंकि बाबर आजम अगर खुद ओपनिंग करना चाहते हैं और साथ साइम अयूब को ओपनिंग करवाना चाहते हैं तो देन जो मोहम्मद रिजवान है वो उस तरह से प्लेइंग 11 के अंदर फिट नजर नहीं आते। लेकिन अगर आप इस सोच के साथ जा रहे हैं कि जनाब हम जो मोहम्मद रिजवान है उसको बैटिंग करवा लेते हैं तो फिर आपको उसको नंबर 3 से नीचे नहीं भेजना। अगर आप नंबर 3 से नीचे भेजेंगे और आप ये सोचेंगे फखर जमान को नंबर 3 पर खिला लेते हैं और नंबर 5 के ऊपर मोहम्मद रिजवान के लेते हैं तो देन आपके लिए डबल प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ये जो 2 नाम हैं फखर जमान और मोहम्मद रिजवान ये एक दूसरे के रिप्लेसमेंट के तौर पर सामने आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को फखर जमान के ऊपर चांस लेना पड़ेगा। इसके अलावा नंबर 5 के ऊपर आपको जनाब जो आजम खान है उसको खिलाना पड़ेगा। सो इसीलिए मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा कि बड़े नाम बाहर होने का जो खतरा है वो पैदा हो चुका है और इस वक्त जो मेरी असेसमेंट है उसमें तो मोहम्मद रिजवान बाहर हो चुके हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फाइनल प्लेइंग 11 क्या बनती है और या वो किस अप्रोच के साथ जाते हैं ये तो 18 अप्रैल को हमें पता चल जाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।